तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 अर्थात कक्षा 10वीं बोर्ड का पेपर है विज्ञान का 2023 का। इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये सीधा सीधा चूना है, चूने को पानी में डालते हैं तो ऊष्मा निकलती है। तो ये एक तरह की क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। फिर क्वेश्चन है, धातु द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर धातु विद्युत चालकता भी प्रदर्शित करती है, तन्यता भी करती है, आघात वर्धनीय करती है, लेकिन इसमें पूछा है कौन नहीं करती है। तो सही उत्तर क्या है, यहाँ पर भंगुरता ये नहीं करती। तो इसका सही ऑप्शन भंगुरता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन एक उपचयन की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ उपचयन होगा। इसके बाद है, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो इसमें होता है द्विखंडन विधि द्वारा। फिर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फिर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। इसके बाद है प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। तो हम विद्युत देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये मोटर कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर एक पारितंत्र में मानव है। तो मानव जो होता है वो सर्वाहारी होता है। ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, एक बार इनको अच्छे से देखिएगा कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, कैसे एग्जाम में पेपर आता है, साथ में ये भी समझना है। सिरके में खाली स्थान अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका सही उत्तर है एसिटिक अम्ल। ये क्या है, एसिटिक अम्ल जो है इसमें उपस्थित होता है, तो एसिटिक अम्ल लिख सकते हैं यहाँ पर। ये ए भी लगा सकते हैं, छोटी की मात्रा भी लगा सकते हैं, अम्ल तो लिखा हो एसिटिक अम्ल। फिर यहाँ प्रश्न है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खाली स्थान कहते हैं। तो ये समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्रातु। इसे क्या कहेंगे, मिश्रातु। फिर क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण खाली स्थान से होता है। तो ये होता है वृषण से। ये कहाँ से, वृषण से। फिर प्रश्न है, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया कहलाएगी पर परागण। और पर का मतलब दूसरा ही होता है, तो ये पर परागण हो गया। इसके बाद यहाँ पर है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाई है। तो इसमें क्या भरेंगे, कैपिटल वाई। फिर प्रश्न है, वस्तुओं को हम खाली स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो किसकी उपस्थिति में हम देख सकते हैं, प्रकाश। तो यहाँ प्रकाश भरा जाएगा। फिर प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा खाली स्थान रंग के प्रकाश के किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर कौन सा रंग हो जाएगा, बैगनी। तो इस तरह से यहाँ पर बैगनी भरा जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जोड़ी मिलाइए, ये प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। प्रबल अम्ल, तो यहाँ पर जो प्रबल अम्ल है ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद है धातु। तो जो धातुएं होती हैं ये सुचालक होती हैं, तो यहाँ पर ये सुचालक हो जाएगा। इसके बाद है जाइलम। तो ये जल का परिवहन करता है, पेड़ों में जड़ से लेकर कर जल विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इसके बाद है ये मास्टर ग्रंथि। तो ये क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। फिर प्रश्न है, मादा हार्मोन। तो मादा हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। इसके बाद है सरल रेखीय पथ। तो सरल रेखीय पथ क्या होता है, प्रकाश किरण। इसके बाद है प्रश्न, यहाँ पर मेंडल, ये मेंडल छूट गया है, ये मेंडल है अनुवांशिकी के नियम। इसके बाद ये विभवांतर है, तो विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इस तरह से आपको जोड़ी मिलाना है। आपको ये भी समझना है कि ये किसी और फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं।
जो जोड़ी वाले प्रश्न हैं खाली स्थान में या विकल्प वाले खाली स्थान में, किसी भी फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको इस तरह से इसको पढ़ना है कि किसी भी फॉर्मेट में पूछे तो हमसे बन जाए। चलिए अब हमारे पास चौथा प्रश्न है और इसको हम देखते हैं। तो प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। तो वो वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन की अभिक्रिया। अब यहाँ इसका दूसरा प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है? तो ये होता है अग्र मस्तिष्क। इसको मस्तिष्क भी कहते हैं। तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। इसके बाद है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो उसकी क्षमता होती है 1 डायोप्टर। इसके बाद है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल प्रकाश लाल रंग का होता है? तो इसका कारण ये मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, तो यह दूर से दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो कितना होता है? 746 वाट। फिर है प्रश्न, विद्युत परिपथों की लघुपथन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो उसके लिए कौन सी युक्ति लगाई जाती है? फ्यूज तार। अब चलिए इन दो दो अंकों के प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। इसका अथवा वाला प्रश्न भी देखते हैं। निम्न समीकरण को संतुलित करिए, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। यहाँ पर है ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और यहाँ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। चलिए इसके मॉडल आंसर को देखें। तो यहाँ प्रश्न था, संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क, वायु भी लिख सकते हैं, वायु के संपर्क में आती है, तब ये अपने ऊपर ऑक्साइड की परत बना लेती है या संक्षारित होती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत बनना, तांबे के ऊपर हरी परत बनना, लोहे पर जंग लगना। इस तरह से आपको लिखना है। आप अपने हिसाब से दूसरी परिभाषा भी संचारण की लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास था जिंक और साथ में यह था सल्फ्यूरिक अम्ल और यहाँ जिंक सल्फेट। इसको संतुलित करना था या रासायनिक रूप से लिखना था, तो जिंक को हम Zn लिखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिखते हैं। जब इसका रिएक्शन होगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और H2 होगा। तो वो हिंदी से लिखा था, इसको आपको संकेत में लिखना था। अब यहाँ छठवां प्रश्न है, आघात वर्धता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। चलिए इनके उत्तर को देखें। अब चलिए प्रश्न था, आघात वर्धता एवं तन्यता। तो इसमें हमको क्या क्या लिखना है? यदि हम किसी धातु को पीटते हैं तो वह पतली चादर के रूप में बन जाती है, इसे आघात वर्धता कहते हैं। और यदि हम किसी धातु को खींचते हैं तो वह तार के रूप में बन जाती है, इसे तन्यता कहते हैं। इस तरह से दोनों की परिभाषा लिखेंगे आप तो 2 अंक मिलेंगे। फिर प्रश्न था, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली दो धातुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये सोना गोल्ड है और ये प्लेटिनम है जो मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है। इसका सातवां प्रश्न है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों को केवल एक एक उदाहरण लिखिए। एक ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को देखें। तो यहाँ संतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण आप एथेन भी लिख सकते हैं, मेथेन भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ असंतृप्त कार्बन यौगिक के उदाहरण आप एथीन भी लिख सकते थे, एथाइन भी लिख सकते थे।
तो यहाँ ये जो एथेन लिखा है C2H6 है, एथीन का C2H4 है। आप दूसरे उदाहरण भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर हमको एक एल्डिहाइड बताना है, तो यहाँ पर देखिए प्रोपेनल है C2H5CHO। आप CH3CHO एसिटल्डिहाइड भी लिख सकते थे, एथेनल जिसको बोलते हैं। माने यहाँ कोई भी आपको उदाहरण दे देना है। फिर ये इसके साथ हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी उदाहरण देना है। तो ये है प्रोपेनॉइक अम्ल C2H5COOH। आप CH3COH एसिटिक अम्ल भी दे सकते हैं और दूसरे अम्लों के भी उदाहरण दे सकते हैं इसमें। इसमें 8वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। दूसरा प्रश्न है, अथवा वाला विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। चलिए इसका मॉडल आंसर देखें। तो ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है, इसको आपको याद करना है। तो ये है 6CO2 प्लस 12H2O। यहाँ पर क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है। यहाँ लिखेंगे 6C6H12O6 और ये है 6O2 और ये हो गया 6H2O। फिर इसी का अथवा प्रश्न था, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो जब कोई जीव दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों को भोजन के रूप में अंतर्ग्रहण करता है, तो इस क्रिया को विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य में विषम पोषी पोषण पाया जाता है। यहाँ 9वां प्रश्न देखिए, पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए। अथवा वाला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। चलिए दोनों प्रश्नों के उत्तर देखें। देखिए पुनरुद्भवन, तो ये नया 9वां प्रश्न था। हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। इस क्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा था, उसको देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो अथवा वाला प्रश्न भी देखिए, ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनके कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर के नया पौधा उत्पन्न कर देते हैं। एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब यहाँ 10वां प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है। इसी का अथवा वाला प्रश्न देखिए, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इन दोनों प्रश्नों को उत्तर देखते हैं। तो पहले था कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी तो महिला एवं पुरुष में एक समान होते हैं। इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वां जोड़ा महिला एवं पुरुष में अलग अलग होता है। इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। जैसे महिला में होता है XX और पुरुष में होता है XY। इससे दर्शाते हैं लिंग गुणसूत्र का 23वां जोड़ा गुणसूत्र इस तरह से लिखा जाता है। फिर प्रश्न है कि यहाँ पर जो मेंडल है उसने कैसे पता लगाया कि जो लक्षण होते हैं स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो देखिए, जब मेंडल ने मटर के पौधों के मध्य दो विकल्पी जोड़ों के साथ संकरण कराया तो F2 पीढ़ी में नए संयोजन वाले संतति पौधे प्राप्त हुए। जनकों से भिन्न नए लक्षणों का मिलना बताता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अब यहाँ 11वां प्रश्न है, द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। अवतल दर्पण के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। चलिए प्रश्न था, द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो जिस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल हों, इस परिभाषा इसी में है। जिस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल हों उसे द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। इन लेंसों के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। बस इनके दोनों पृष्ठों का अवतल होना जरूरी है। फिर प्रश्न था, अवतल दर्पण के दो अनुप्रयोग लिखिए। तो चलिए प्रश्न था, अवतल दर्पण के दो अनुप्रयोग लिखिए। पहला, जब कोई वस्तु
तो अवतल दर्पण का उपयोग है यहाँ पर हजामत बनाने में, और ये है चिकित्सा क्षेत्र में नाक कान गला की जांच करने में। अब यहाँ 12वां प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब क्या होता है? इसी का अथवा प्रश्न है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर को किस तरह से लिखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये तो प्रश्न से ही है, वह प्रकाश किरण अपवर्तन की घटना होने से अभिलंब से दूर हट जाती है। माने कहना चाहिए कि अपवर्तित किरण जो होती है विलंब से दूर हट जाती है, इस तरह से लिखना है। फिर इसका अथवा वाला प्रश्न है कि आपतित किरण समतल कोण पर 30 अंश का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 30 अंश। क्योंकि जो परावर्तन का नियम है वो ये बताता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरह से आपको लिखना है। 2 अंक का है तो कुछ शब्द बढ़ा के लिखना है। अब यहाँ 13वां प्रश्न है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। अथवा का प्रश्न भी देखिए, विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन दो धातु के तारों का उपयोग किया जाता है? तो चलिए यहाँ पर विद्युत धारा की परिभाषा पूछा गया था, उसका उत्तर कैसे है? एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। परिभाषा लिखेंगे तो 1 नंबर, मात्रक लिखेंगे तो 1 नंबर। फिर अथवा वाला प्रश्न है, विद्युत संचरण के लिए तांबे और एल्युमिनियम की धातु के तारों का उपयोग किया जाता है। उसमें पूछा था कितनी किन किन दो तारों का उपयोग किया जाता है विद्युत संचरण के लिए। अब इसका 14वां प्रश्न देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? यहाँ 14वां प्रश्न है, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो या किसी स्थिर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा हो, तो इस स्थिति में चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो आप अपने से दूसरी परिभाषा याद हो तो वो भी लिख सकते हैं। ये केवल नमूने के लिए है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक गति करता हो या चालक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता हो, तो उस चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसी का अथवा प्रश्न था, लघु पथन किसे कहते हैं? तो जब किसी परिपथ में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इस घटना को लघु पथन कहते हैं। तो यहाँ पर जो जिसमें करंट रहता है फेज वाली तार और ये न्यूट्रल वाली तार आपस में मिल जाती हैं, तो धारा का मान अधिक होता है। इसी घटना को लघु पथन कहा जाता है। माने यहाँ पर जो है धारा प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है इनके मिलने से। अब इसमें 15वां प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? इसी का अथवा वाला प्रश्न देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? यह किस परिघटना पर आधारित होती है? चलिए इसका उत्तर देखें। तो प्रश्न था, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? तो देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, यहाँ तक तो प्रश्न का है। क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए, अथवा वाला प्रश्न है कि उस उपकरण का नाम बताना है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं। यहाँ विद्युत जनित्र हो गया। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित होता है। अब इसका 16वां प्रश्न देखिए, किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। अथवा सर्वाहारी प्राणी किसे कहते हैं?
तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर को समझें। यहाँ पर हमने घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला बना रहे हैं और उसके विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के नाम है। तो यहाँ पर घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को गिद्ध खाता है। इस तरह से आप घास के मैदान का आहार श्रृंखला बना सकते हैं। आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। फिर मांसाहारी किसे सर्वाहारी किसे कहते हैं, इस तरह का प्रश्न था। तो वे प्राणी जो अपना भोजन वनस्पति उत्पादकों और मांसाहार दोनों से प्राप्त करते हैं, तो ऐसे प्राणियों को हम सर्वाहारी प्राणी कहते हैं। अब यहाँ 17वां प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। ये 3 नंबर का प्रश्न है, अभी 2-2 नंबर के थे। दूसरा ये है, आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं, समझाइए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखिए। ये 17वां प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए बेरियम क्लोराइड है BaCl2, ये पोटेशियम सल्फेट है K2SO4। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये बेरियम सल्फेट माने क्लोरीन का और सल्फेट का, इन आयनों का आपस में विनिमय हो गया। तो इसमें सल्फेट जुड़ गया, उसमें Cl जुड़ गया। ये जो बेरियम सल्फेट है ये इसका अवक्षेप का मतलब है, नीचे गाढ़ा होके बैठ जाता है, ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया। इस तरह से आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। यदि आपको कोई अन्य उदाहरण आ रहे हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर था कि आलू के चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। आलू के चिप्स, कहना चाहिए तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं, माने इनका गंध खराब हो जाता है, बुरी गंध देते हैं। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से क्रिया नहीं करती है, इसलिए आलू के चिप्स में की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरते हैं। चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर इसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस को भरना विकृत गंधिता को रोकने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा बड़ी लाइन लिखना है क्योंकि ये 3 नंबर का है, तो कुछ बढ़ा के आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका 18वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है, मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम लिखना है। तो चलिए 18वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। मानव मस्तिष्क के कार्य। मस्तिष्क शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है और उसको संग्रह करता है। मस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। श्वासोच्छ्वास एवं हृदय स्पंदन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को भी मस्तिष्क नियंत्रित करता है। इस तरह से इसमें 3 कार्य लिखना था, यहाँ 4 लिखे हुए हैं, तो कोई भी 3 कार्य इनके अलावा भी आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न था अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनसे स्रावित हार्मोन लिखना था। तो चलिए यहाँ पर ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, ये स्रावित हार्मोन हैं। आप इनमें से कोई दूसरी ग्रंथियों के भी नाम लिख सकते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि है, यहाँ से वृद्धि हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि है, यहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। एड्रीनल ग्रंथि है, यहाँ से एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। अब यहाँ 19वां प्रश्न देखिए, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। अथवा का प्रश्न देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसके मॉडल आंसर देखते हैं। तो 19वां है, श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप इसको बड़ा भी लिख सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको चित्र बना देना है, एक एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, यहाँ पर एक प्रकाश बनाना है, यहाँ पर डैश डैश, फिर यहाँ से आपको 7 लाइन इस तरह से खींचना है और यहाँ पर बैजानी हप्पी नाला जो होता है, तो बैगनी से लेकर के ये लाल तक 7 रंग आपको लिख देना है।
तो ये वर्ण विक्षेपण का चित्र हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न था कि स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसके उत्तर को देखिए। स्वच्छ आकाश में जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णन नीला प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है, जबकि शेष रंग प्रकाश अवशोषित हो जाता है, जिसलिए स्वच्छ आकाश स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सीधा आप छोटे में कहें तो यही समझ सकते हैं कि नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में अधिक होता है। प्रकीर्णन अधिक होना मतलब प्रकीर्णन का मतलब होता है फैल जाना। इसलिए हमको नीला रंग दिखाई देता है और बाकी रंग अवशोषित हो जाते हैं। अब यहाँ 20वां प्रश्न है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? अथवा वाला प्रश्न है, इनके दो दो उपयोग लिखना है। बेकिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, विरंजक चूर्ण है, धोने का सोडा है। और ये 4 अंक का प्रश्न है, इनको देखते हैं। तो चलिए 20वां प्रश्न था और इसके उत्तर को देखिए। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का जो इनेमल होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। जो दांतों का इनेमल है इसको याद कर लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होने लगता है, अर्थात घुलने लगता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो आप जानते हैं अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, तो इसके पीएच का मान कम कर देते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप दंत क्षय को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमको लिखना है। इसी का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। अथवा वाला प्रश्न क्या है? तो यहाँ प्रश्न है बेकिंग सोडा, इसका उपयोग लिखना है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर विरंजक चूर्ण की बात करते हैं, तो यह वस्त्र उद्योग में किया जाता है, कागज उद्योग में विरंजन होती किया जाता है, पीने के जल के जीवाणु को मुक्त करने में किया जाता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, तो इसका उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में किया जाता है। फिर धोने का सोडा होता है, तो ये कांच है, साबुन है, कागज उद्योग में किया जाता है। घरों में साफ सफाई करने में उपयोगी होता है। इस तरह से इनका जो है हमको उपयोग लिखना। यहाँ 21वां प्रश्न है, एल्केन सजाती श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम लिखना है, अणुसूत्र लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है। अथवा वाला प्रश्न भी देखिए। एल्कीन एवं एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक एक का उदाहरण लिखिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखें। तो यहाँ एल्केन के सजाती श्रेणी के 4 सदस्य हैं। तो पहला सदस्य होता है मेथेन और इसका अणु सूत्र हुआ CH4 और संरचना सूत्र इस तरह से होता है, C बना करके 4 हाइड्रोजन चारों तरफ बना देना है एक एक बंध लेकर के। इसके बाद दूसरा होता है एथेन और ये होता है C2H6 और इसमें कार्बन कितने हैं, 2, और ये तीन तीन हाइड्रोजन दोनों तरफ से जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से हाइड्रोजन 6 हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर होता है प्रोपेन और ये होता है C3H8, तो ये 3 कार्बन हो गए। यहाँ पर जो शुरू में कार्बन होगा उसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन और इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो सिंपल सा है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे आसानी से बन जाएगा। फिर है ब्यूटेन, तो C4H10 है, तो पहले तो 4 कार्बन बना लीजिए। शुरू के कार्बन और लास्ट के कार्बन में 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, बीच में 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। इस तरह से इसकी संरचना सूत्र हो जाएगी।
इसके बाद दूसरा था कि एल्कीन और एल्काइन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर देखिए एल्कीन का, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है, जिनका अणु सूत्र CnH2n होता है, एल्कीन कहलाते हैं। जैसे यहाँ एथीन है तो CH2 इसमें दो बंध आपको दिख रहे होंगे। प्रोपीन है तो CH3 CH2 इसमें भी दो बंध हैं। तो इस तरह से एक एक उदाहरण या दो दो उदाहरण आप दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसी में एल्काइन को समझाना था। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कितना बंध होता है, त्रिबंध या त्रिक बंध पाया जाता है, जिनका अणुसूत्र CnH2n-2 होता है, एल्कीन कहलाते हैं। जैसे यहाँ एथाइन है, CH और यहाँ तीन बंध दिख रहे हैं। प्रोपाइन है तो CH3C और यहाँ भी तीन बंध हैं। तो ये एथाइन का उदाहरण है। अब यहाँ 22वां प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अथवा का प्रश्न है, मानव हृदय का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए देखें कैसे चित्र बनाना है। तो देखिए 22 नंबर में ये मानव पाचन तंत्र का ये नामांकित चित्र है। इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है ये। और इसके बाद ये यहाँ पर ये देख लीजिए चित्र बनाने का तरीका। एक बार आपको सीख लेना है इस तरह से। सिंपल सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और यहाँ पर ये बना देना है। यहाँ पर इसका यकृत वगैरह बना देना है। और ये गाल ब्लाडर बना देना है। इसके भीतर इस तरह से हमको छोटी आंत बना देना है ये। और इन सबको बनाने के बाद इनका नाम लिखना है। ये जिह्वा है, मुख गुहा है, ये ग्रसिका हो गई, डायाफ्राम आप लिख भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ अमाशय है, छोटी आंत को क्षुद्रांत कहते हैं, बड़ी आंत को बृहदांत्र कहते हैं। फिर यहाँ पर ये कोलान हो गया। अब ये गुदा द्वार है, कोलान मतलब यहाँ पर बनाना है, ये मलाशय लिख सकते हैं। फिर ये कृमि परिशोषिका है। यहाँ पर ये जो बना है ये अग्नाशय है, यहाँ यकृत है, ये पित्त नली है, पित्ताशय है। इस तरह से जितने भी आपको याद हो मुख्य मुख्य चीज़ें ये आप लिख सकते हैं। अब इसी का अथवा वाला प्रश्न था, इसमें हमको जो है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना था। तो एक तो पहले ये मुट्ठी जैसे बनाएंगे आप इस तरह से। और मुट्ठी जैसे बनाने के बाद यहाँ पर एक प्रकोष्ठ इस तरह से बना लेंगे ये। और यहाँ ये इस तरह से आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो ये सब बन जाएगा यहाँ पर ये। तो एक बार ट्राई करिएगा किस तरह से ये चित्र बना हुआ है ये। अब इतना सब बनाने के बाद यहाँ पर हमको लिखना क्या है, ये जो बना है ये महाधमनी है। इसके बाद ये दायां आलिंद है, नीचे वाला दायां निलय है, ऊपर ये बायां आलिंद है, बायां निलय है। अब यहाँ पर ये महाशिरा है निचले भाग की, ये महाशिरा है ऊपरी भाग की, इस तरह से। और यहाँ पर ये फुफ्फुस धमनियाँ हैं, ये फुफ्फुस शिराएँ हैं। ये सारा चित्र बनाना है और इसका नामांकन कर देना है। इस तरह से ये प्रश्न है। एक बार इन सभी को अच्छे से आप तैयार कर लें, बड़े क्वेश्चन हैं उनको लिख लिख के देखें और एक बार चित्रों की प्रैक्टिस कर लें। ये क्वेश्चन जो हैं लगभग आपके 40% क्वेश्चन अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट है। ये किसी किसी फॉर्मेट में परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप एलके फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके 10th का जो सिलेबस होगा इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ग्रुप इस चैनल के माध्यम से डाले जाएंगे।